नमस्ते एंड वेलकम टू बोधि अनुवाद। नमस्ते और बोधि अनुवाद सेवा में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रॉट टू यू बाय बोधि भाषा। बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल के तहत हम इतनी सारी अलग अलग लर्निंग सर्विसेज स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, होम मेकर्स हो सकते हैं, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हैं, या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले। bodhibooster.com is a knowledge portal full of amazing articles और उसी का समानांतर रूप है हिंदी बोधि बूस्टर। न्यूज़ हमारी न्यूज़ विश्लेषण सेवा है जिसमें वीडियो, ऑडियो, श्रुति, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स आदि बहुत सारी आपको सीखने की वस्तुएं मिलती हैं। बोधि भाषा अंग्रेजी और हिंदी सीखने का एक बहुत ही सुव्यवस्थित पोर्टल है और YouTube पर हमारा चैनल है बोधि बूस्टर। प्रीमियम सेवा अलग से उपलब्ध है। इन सभी सेवाओं का भरपूर लाभ लीजिए। आइए आज के लेसन की ओर चलते हैं। आज का पाठ प्रारंभ करें। बोधि भाषा अनुवाद में अंग्रेजी के कुछ श्रेष्ठ लेखों को हम सीधे हिंदी में अनुवाद कर समझाते हैं। इसका लाभ सभी हिंदी भाषी साथियों को तुरंत और प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। ज्ञान भी बढ़ता है, परीक्षाओं की तैयारी में बहुत आसानी होती है और सेल्फ डेवलपमेंट यानी आत्मविकास भी होता है। ये है हमारा आज का बोधि भाषा अनुवाद का पाठ, कैशलेसनेस नीड्स कनेक्टिविटी। तो देखते ही इस लेख को अनेक लोग मैदान छोड़ के भाग खड़े होंगे, क्योंकि न केवल ये बहुत तकनीकी दिख रहा है, ये बहुत भयंकर भी दिख रहा है और इतनी सारी अंग्रेजी एक साथ दिख रही है। घबराइए मत, एकदम सरल भाषा में अनुवाद जब हम कर देंगे और आप 1, 2 या 3 बार इसे देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे और दिमाग में इसका संयोजन कर लेंगे, तो आपको इस अत्यंत गंभीर और तकनीकी लेख पर भी बहुत आसानी से पकड़ बनाने में मदद मिलेगी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या हम शुरू कर सकते हैं? आइए नियम समझ लें। अपनी स्क्रीन के दाहिनी ओर आपको वो हिस्सा दिखेगा जिसका हम अनुवाद करेंगे। ऑन योर राइट साइड यू विल सी द पार्ट दैट वी विल ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अपने स्क्रीन की बाईं ओर आपको वो संपूर्ण लेख में हाईलाइटेड दिखेगा। On the left side of your screen, you will see the entire article along with the specific exploded part which I have shown on the right, highlighted. Step by step, we will keep moving forward. वो highlighted portion आगे बढ़ता दिख रहा है ना? स्क्रीन की तरफ ही देख रहे हो ना? आसमान में तो नहीं देख रहे हो? चांद तारे तो नहीं गिन रहे हो? दिन में तो वैसे दिखेंगे भी नहीं। इस तरह से ये highlighted portion आगे बढ़ेगा। अब आपको करना क्या है? Your eyes have to be on the screen trying to read the English. आंखें स्क्रीन में गड़ाए रखें और अंग्रेजी को पढ़ें। भले ही अंग्रेजी कमजोर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो करो, नहीं तो सीखोगे कैसे। कान पूरी तरह से ध्वनि पर लगाइए, हेडफोन्स लगा के बैठिए ताकि बाकी की सारी बेकार की आवाजें दूर हो जाएं और दिमाग में इस अंग्रेजी और हिंदी का तारतम्य बिठाइए। It is only when your eyes read the English, your ears hear the Hindi and your brain connects the two, will this exercise give you the desired benefit. क्या ये नियम साफ है? तो क्या आपकी आज्ञा है मैं प्रारंभ करूं? धन्यवाद। चालू करते हैं। कैशलेसनेस नीड्स कनेक्टिविटी। नकदी विहीनता को संयोजकता की आवश्यकता है। एंड कनेक्टिविटी नीड्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वर्जेंस, सब हेडिंग पढ़ रहा हूं इस लेख की। और संयोजकता को राजनीतिक और प्रशासनिक अभिसरण की आवश्यकता है। आइए शुरू करें। ये नया साल या नववर्ष नकदी विहीनता पर दिए जा रहे जोर के बीच अनेक अनिश्चितताएं लेकर आया है। इनके अवगुणों में जाने के बजाय या अन्यथा हम आज जहां खड़े हैं वहां से वो कौन सी यथास्थितिवादी योजना बनाई जा सकती है कि हम इस स्थिति से निकल सकें, आइए वैसा मानचित्र, रोडमैप तैयार करें या कार्य योजना तैयार करें। समझ में आ रहा है ना सरलता से? नकदी विहीन लेन देन हेतु आवश्यक है सर्वव्यापी संयोजकता, यूबिक्विटस कनेक्टिविटी। सर्वव्यापी संयोजकता, हर तरफ मौजूद संयोजकता। नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर सर्वव्यापी क्या है? हिंदी भाषियों को ही हिंदी आती कहाँ है? नाम के हैं हिंदी भाषी केवल, जो हमारे पास नहीं है। सर्वव्यापी संयोजकता नहीं है, हिंदी तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। इसके बिना ये लक्ष्य यानी नकदी विहीनता का लक्ष्य अव्यवहारिक है, अनफिजिबल, अव्यवहारिक।
इसे आज मान लेना बेहतर है बजाय लंबा चौड़ा नाटक करने के। इलैबोरेट शैरेड्स, लंबा चौड़ा नाटक, जिससे हम उस आर्थिक तकलीफों में और सामाजिक घर्षणों में उलझ जाएंगे जिनसे बचा जा सकता है, अवॉइडेबल, बचा जा सकता है। संयोजकता हेतु आवश्यक है प्रभावी और कुशल संचार कड़ियां सस्ती दरों पर। कनेक्टिविटी यानी संयोजकता, इफेक्टिव यानी प्रभावी, एफिशिएंट यानी कुशल, कम्युनिकेशन लिंक्स यानी संचार कड़ियां, रीजनेबल कॉस्ट यानी उचित दरों पर। इस हेतु आवश्यक है यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव, और बहुत ठोस क्रियान्वयन, सॉलिड इंप्लीमेंटेशन, नॉट ब्लस्टर एंड अनरियलिस्टिक गोल्स ऑफ प्लान, अर्थात बड़ी बड़ी हवाबाजी की बातें और अव्यवहारिक लक्ष्य और योजनाएं नहीं, जैसा कि सब तरफ फाइबर ऑप्टिक का संजाल बिछा देंगे, इस तरह के भुगतान व्यवस्थाएं बना देंगे जो हेस्टीली असेंबल्ड डेटाबेसेस पर होंगी, यानी तुरंत फुरत में संयोजित किए हुए डेटाबेस जिनमें अनेक भेदिए घुसे हुए हैं, रिडल्ड विद इम्पोस्टर, या फिर गैर समुचित सुरक्षा और निजता, प्राइवेसी, निजता। टेक्निकल है लेकिन बहुत खूबसूरत लेख है, इसलिए ऐसे लेख पढ़ने पड़ेंगे, उसके बिना ज्ञान सतही रह जाएगा और इस तरह के तकनीकी विषय आप कभी ना कुछ बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना समझ पाएंगे, आज के बाद कर पाएंगे। आगे चलते हैं। किसकी आवश्यकता है? व्हाट्स रिक्वायर्ड? आज आवश्यकता है उस प्रकार की इंटरनेट संयोजकता की जो फाइबर की रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल करे या फाइबर ढांचे का इस्तेमाल करे, और उपभोक्ताओं तक वो पहुंचे समूहन संजालों के जो ज्यादातर बेतार ही होंगे। एग्रीगेशन यानी समूहन, नेटवर्क यानी संजाल, वायरलेस यानी बेतार। ऐसे संजालों को स्थापित करने की संभावनाएं तब बढ़ जाती हैं यदि राजनीतिक दल और सरकारी एजेंसियां ऐसा करने हेतु ठोस कार्यवाही प्रारंभ करें। कंसर्टेड एक्शन, ठोस कार्यवाही, ठोस काम। ये दो कारणों से आवश्यक है। स्क्रीन पर अंग्रेजी पढ़ते चलिएगा, हिंदी सुनते चलिएगा, दिमाग में बिठाते चलिएगा। एक तो ये, वन इज दैट, एक तो ये कि हमारी वर्तमान संजाल विकास और वर्ण क्रम नीतियां, स्पेक्ट्रम पॉलिसी, स्पेक्ट्रम होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसकी मदद से सारे मोबाइल चलते हैं, ब्रह्मांड में सब तरफ फैला हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो सरकार नहीं बनाती, वो तो प्रकृति ने बना के दिया है, सरकार तो पैसा लेती है उसका। और वर्ण क्रम नीतियां सर्वव्यापी ब्रॉडबैंड बनाने हेतु हैं ही नहीं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां समृद्ध शहरी क्षेत्रों के बजाय बहुत कम वाणिज्यिक संभावनाएं मौजूद हैं। लोअर कमर्शियल पोटेंशियल, कम, अपेक्षाकृत कम वाणिज्यिक संभावनाएं। प्रॉस्परस अर्बन क्लस्टर्स, समृद्ध शहरी क्षेत्र या समूहन। दूसरा कारण है संजाल विकास की हमारी परंपराएं, लेगेसी, जहां बहुत गहराई में बसी हुई दुश्मनियां हैं और पहले से तय तरीके हैं वर्ण क्रम प्रबंधन करने के। एंट्रेंस राइवलरीज, पहले से बनी हुई दुश्मनियां, यानी कंपनियों की तरफ इशारा है, इंटरनेट कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियों की तरफ इशारा है, और स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद की स्थिति। इन सब कारणों से समाज की सामूहिक क्षमता संयोजकता के समाधान बनाने की बहुत कम हो जाती है। और ये उसके
ठीक उलट है एज अपोज टू जो अलग अलग समूहों की, अंशधारक समूहों की, स्टेक होल्डर ग्रुप्स, जैसे कि सरकार, जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, नागरिक सिटीजनरी और उद्योगों की है, यानी उनकी सीमित समझ, क्योंकि वो एक सीमित डोमेन में काम कर रहे हैं। समझ गए इसका मतलब? तो इन दो कारणों से समाज की सामूहिक क्षमता संयोजकता के समाधान बनाने की बहुत कम हो जाती है, बजाय इन अलग अलग समूहों को जैसा लगता है और वो गलत लग रहा है, ऐसा ऑथर कहने का इशारा कर रहे हैं। और उद्योगों में उसमें सेवा प्रदाता आ गए और यंत्रों के आपूर्तिकर्ता आ गए, इक्विपमेंट सप्लायर्स। सरकारी एजेंसियों के भी विभिन्न अलग अलग लक्ष्य होते हैं, डाइवर्जेंट एजेंडा। उदाहरणार्थ, एग्जाम्पल ग्रेशिया, ईजी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण वर्ण क्रम प्रयोग के नियम तय करने की अनुशंसा हेतु जिम्मेदार है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी दूरसंचार विभाग या संचार मंत्रालय अनुज्ञप्तियां जारी करने का प्राधिकारी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और सरकारी कंपनियों को चलाता है, स्टेट ओन्ड ऑपरेटर्स। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय कुछ वर्णक्रम बैंड का मालिक भी है। रक्षा मंत्रालय और कुछ सरकारी एजेंसियां कुछ दूसरे बैंड्स के मालिक हैं, स्वामी हैं। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बिना किसी अधिकार के भी जिम्मेदार है ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने का। तो इतने काम बटे हुए हैं। अतः एक संयुक्त पद्धति की आवश्यकता है, जैसा कि सफलतापूर्वक आंशिक रूप से ही सही बिजली आपूर्ति के लिए सरकार ने करके दिखा दिया है, जहां कोयला खनन से लेकर उसके परिवहन से लेकर उसके वितरण तक, कोल माइनिंग थ्रू ट्रांसपोर्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि अन्य क्षेत्र जैसे कि पनबिजली, हाइड्रोकार्बन और परमाणु अभी इस तरह से आपस में जोड़े नहीं जा सके हैं। अच्छा खासा टेक्निकल लेख है, उम्मीद कर रहा हूं आप इसे समझ पा रहे हैं। 2-3 बार और देख लेना, समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। क्या करने की आवश्यकता है? यदि हमें वृहद संयोजकता चाहिए, वाइड स्प्रेड कनेक्टिविटी, तो हमें बड़े परिवर्तन करने होंगे, जैसा कि पूलिंग यानी सब कुछ एक साथ संयोजित कर देना और संजाल अधोसंरचना को आपस में बांटना, शेयरिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह के परिवर्तन आपस में झगड़े और अविश्वास के चलते तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन विश्वास और सहयोग से हो सकते हैं। ये बहुत बचकाना दिख सकता है, दिस में सीम नाइव, ये बहुत बचकाना दिख सकता है, किंतु जो शासक दल है उसका नेतृत्व ही सहयोग की भाषा तय करेगा, जैसा कि प्रशासनिक नेतृत्व भी करता है। वे जो कुछ बोलें, पिच, वो लोगों को समझाने बुझाने के लिए काफी होनी चाहिए, ताकि बहुत अलग अलग अंशधारक, विविध अंशधारक, डाइवर्स स्टेक होल्डर्स। अब कौन कौन है डाइवर्स स्टेक होल्डर्स? अन्य राजनीतिक नेता, न्यायपालिका और नागरिक, जो चाहते हैं कि उद्योग उनका भी हिस्सा चुकाते रहें, हालांकि सेवाएं अच्छी चाहिए और बहुत कम दरों पे चाहिए, और वो उद्योग या ऑपरेटर जिन्होंने संजालों में भारी निवेश कर रखे हैं और वर्णक्रम अधिकारों में भी, स्पेक्ट्रम राइट्स में भी, ये हैं डाइवर्स स्टेक होल्डर्स।
तो इन सब विविध अंशधारकों को ये मनवाना होगा सहयोग के जरिए कि अपने यंत्रों को आपस में बांटने के लिए वो तैयार हों, और ऐसा करते वक्त हर किसी को लाभ भी मिले। लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सही तरीके से नकदी विहीनता कैसे लाई जा सकती है। वर्तमान में आपस में संघर्षरत या प्रतिस्पर्धा में लगी हुई राजनीतिक पार्टियां या दल अपने स्वार्थी लक्ष्यों को पीछा करते हुए एक दूसरे के शत्रुओं जैसा व्यवहार करती हैं, एंटागोनिस्ट, और सबसे निम्न स्तर का जो संतुलन हो सकता है वहां पे आके ठहर जाती हैं, लोएस्ट अचीवेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा समझने के लिए दो पार्टियों को माने, ए और बी, क और ख, जिनके लक्ष्य एक्स अक्षांश और वाई अक्षांश पर ए और बी के रूप में दिए हुए हैं। इस ग्राफ को आप बाद में अपने हिसाब से समझ लेना, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। जहां ये दोनों दल आपस में प्रतिस्पर्धात्मक हितों का पीछा कर रही हैं और उस हेतु झगड़ती रहती हैं, तो वो एन पर पहुंचती हैं, जिसे नैश संतुलन बिंदु कहते हैं, जहां किसी की भी स्थिति दूसरे की सहमति के बिना सुधर नहीं सकती। मान लीजिए कि ए का या क का ये लक्ष्य है कि एक बहुसंख्यकवादी एजेंडा को आगे बढ़ाना है, और बी का ये लक्ष्य है कि एक ही परिवार का नेतृत्व के पदों पर नियंत्रण बढ़ाना है। किन पार्टियों की तरफ इशारा है आप समझ सकते हैं, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। ये बात उन सभी लक्ष्यों के लिए भी सत्य है जो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। यदि इनके लक्ष्य एक ही दिशा में हैं, मान लीजिए केंद्र पर सत्ता का नियंत्रण या राज्यों में सत्ता का नियंत्रण, तो एक दूसरे को समायोजित नहीं किया जा सकता, एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। और ऐसा ही आज तक हुआ है, क्योंकि हर कुछ कालखंड के बीत जाने के बाद दुखी मतदाता किसी एक को हटा देते हैं। लेकिन यदि ये दोनों एक दूसरे को समायोजित करके चलने का ठान लें, तो ये संतुलन एन की बजाय आगे बढ़कर एस पर चला जाएगा, और वहां पर उन दोनों के लक्ष्य आपस में मिलेंगे। घबराइए मत, ये बहुत तकनीकी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस थोड़ी सरलता पर आते हैं। मान लीजिए कि अचानक एक दिन आप पाएं कि सामान्यतः आपस में झगड़े की भाषा और झगड़े के बजाय एक बहुत अलग और बहुत सभ्य रिश्ता आपका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा रिश्ता जहां बहुत ही तारतम्यता से भरा हुआ लेन देन हो रहा है और सौजन्यता दिखाई जा रही है, कर्टसी। हालांकि प्रकृति से दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, नेचर बीइंग रेड इनटू थिन क्लॉ। क्या आपको यह असंभव लगता है? यूटोपियन यानी स्वर्ग के जैसी कल्पना, शायद, लेकिन नहीं। यदि मौजूदा शक्तियां, पावर्स दैट बी, ये समझ लें कि नकदी विहीन की आपदा जो भारत में आज आ गई है, उससे बाहर निकलने का रास्ता एक ही है, और वो ये कि सभी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए, बजाय इस तरह के व्यर्थ के लक्ष्यों का पीछा करें जो स्व विनाश कर देंगे, जैसे कि संपूर्ण नकदी विहीनता या अन्य अव्यवहारिक लक्ष्य। इसके बजाय उन्हें लोगों को वो देना चाहिए जिसकी आवश्यकता तो है पर जो है नहीं, अर्थात सर्वव्यापी, यूबिक्विटस संचार, कम्युनिकेशन, अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वव्यापी संचार अधोसंरचना जो सभी गतिविधियों को आसान बनाए, केवल नकदी विहीन लेन देन को नहीं, और एक अधिक सुरक्षित, सिक्योर और सुव्यवस्थित वातावरण जिसमें वो अपनी आजीविका और अपनी स्थिति सुधारने का प्रयत्न करते रहें। ऐसे नीतिगत निर्णय जिसमें संचाल अधोसंरचना को आपस में बांटा जाना आवश्यक हो, इस यात्रा का शुरुआती बिंदु होगा। फिर हम पुरानी प्रथाओं के जरिए चली आ रही संचार नीतियों और व्यवहारों से पैदा हुए ठहराव को तोड़ पाएंगे, इम्पास ठहराव को तोड़ पाएंगे, जैसे कि
किस घोटाले के लिए कौन सी पार्टी जिम्मेदार थी, या नीलामी में वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम के लिए सबसे ऊंची दरें कौन सी सरकार वसूल कर पा रही है, हालांकि लोग सबसे सस्ती सेवाएं चाहते हैं और अलग अलग ऑपरेटर यानी कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं कि कौन ज्यादा स्पेक्ट्रम घेर लेता है। इससे तो झगड़ा हो रहा है, इससे समाधान थोड़ी निकलेंगे, और खासतौर पे कैशलेस 135 करोड़ लोगों को आप कभी नहीं बना पाओगे, ये कह रहा है ऑथर। एक बार अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने आपस में सहयोग करने की ठान ली तो फिर उन्हें यह समझ में आएगा, सिर्फ पार्टी के नेता नहीं, सभी क्षेत्रों के नेता, कंपनियों के भी, कि संचार सेवा की आपूर्ति करना क्षमता और आपस में बांटने से बहुत सुधार हो जाएगा। इससे अन्य अंशधारकों को भी बहुत समर्थन मिलेगा, जैसे कि निजी क्षेत्र की कंपनियां, नागरिक, न्यायपालिका, ये मानने के लिए कि संचार सेवाओं तक सहयोगात्मक पहुंच और आपूर्ति से सबका भला होता है, सबको समुचित लाभ भी मिलता है, क्योंकि उतना लाभ पैदा किया जा सकता है और समतापरक तरीके से वो बांटा जा सकता है, इक्विटेबली, समतापरक, एडिक्वेट प्रॉफिट, समुचित लाभ। इसी से एक ज्यादा तर्कसंगत, रैशनल, इस्तेमाल करने हेतु पैसा दीजिए नीति बन पाएगी, पे फॉर यूज पॉलिसी, जिस तरह से राजमार्गों के लिए, मेट्रो रेल के लिए या तेल पाइपलाइन के प्रयोग के लिए, इस्तेमाल के लिए होती है। और इसी से हम नीलामी भी करें और निवेश फंड में भी हिस्सा मांगते चलें, जिससे हम देश भर में ब्रॉडबैंड पहुंच बनाएंगे। सरकार की वो नीति है ना, पूरा वो हर कंपनी से शेयर लेती रहती हर कॉल पे। तभी हमें समझ आएगा कि हम नीलामी से बहुत सारा पैसा भी ले लें और देश भर में ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक भी बिछा देंगे, उस हेतु भी हिस्सा ले लें। ये सब कुछ वित्तीय रूप से अव्यवहारिक है, तभी समझ आएगा। अंत, सरकार और अंशधारक तब साथ काम करके इस तरह के समाधान बना पाएंगे जो समुचित भी हों और व्यवहारिक भी हों, न्यायोचित और व्यवहारिक। जैसा कि एक या ज्यादा समूह, कंपनियों का समूह, कंसोर्शियम ऑफ ऑपरेटर्स, सरकार के साथ अपने आप में निवेश करवा के, एक समूह ऑपरेटर्स का या एक से अधिक समूह जिसमें सब में सरकार ने एक सहनिवेश किया हुआ है, जैसा सिंगापुर के ओपन नेट में है, साथ मिलकर उस नेटवर्क को, संजाल को का स्वामी बन सकता है और बहुत कुशल और प्रभावी सेवा प्रदाय के लिए आपस में सहयोग कर सकता है। स्पेक्ट्रम के उपयोग, वर्णक्रम के उपयोग से जितनी आय होगी वो सरकार इकट्ठी कर सकती है, जैसे ही संजाल वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो जाए, और अन्य अधोसंरचना विकास हेतु भी। इस प्रकार का राजस्व संग्रहण जो नीलामी की फीस सरकार छोड़ चुकी होगी उससे बहुत अधिक होगा, जिस प्रकार लाइसेंस की फीस से मिलने वाला राजस्व का हिस्सा होता है। ये हमने पूरे लेख का हिंदी अनुवाद आपको बता दिया। बहुत भारी तकनीकी लेख था। उम्मीद करते हैं कि 1, 2, 3 बार इसे पढ़ने, देखने, सुनने, समझने और कनेक्टिंग द डॉट्स करने के बाद आपको इस पर बहुत अच्छी पकड़ बनेगी। ये आपको बहुत मदद करेगा। ये प्रयास कैसा लगा, बोधी भाषा वेबसाइट पर आकर कमेंट थ्रेड में हमें अवश्य बताइए। भाषा.bodhibooster.com। बोधी न्यूज़ लगातार देखते चलें, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग न्यूज़ हफ्ते में 4 से 5 बार आप तक बहुत अच्छे समृद्ध संसाधनों के साथ। समीक्षा लाइव करंट अफेयर्स रिव्यू में एनरोल करने के लिए दिखाई गई स्क्रीन पर लिंक पर जाएं और फॉर्म भर दें। आपको हर महीने 2 लाइव फ्री करंट अफेयर रिव्यू सेशंस प्राप्त हो जाएंगे। हिंदी पोर्टल अलग से उपलब्ध है, hindi.bodhibooster.com। दिस इज ऑल वी हैव फॉर यू इन बोधी भाषा अनुवाद लेसन। आज के बोधी भाषा अनुवाद पाठ में फिलहाल इतना ही। हमें बताएं आपको प्रयास कैसा लगा और साथ जुड़े रहें। नमस्ते, जय हिंद।